अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर प्लस बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है भाई। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान का। राजस्थान में राज्य पशु, राज्य पक्षी और राज्य वृक्ष तीनों ही अगर एक साथ देखने हैं तो किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? राज्य पशु, राजस्थान में राज्य पशु जिसको संज्ञा देते हैं चिंकारा और ऊंट, दोनों को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो चिंकारा भी राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है और ऊंट भी। चिंकारा और ऊंट दोनों राज्य पशु के दर्जा में आते हैं। राज्य पशु और प्लस राज्य पक्षी, राज्य पक्षी है वो है गोडावन। गोडावन राज्य पक्षी है। गोडावन को ग्रेट इंडियन बर्ड्स बोलते हैं। इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से, गोडावन को और किस नाम से जाना जाता है? गोडावन राज्य पक्षी है जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके अलावा इसको बोलते हैं माल मोरडी। गोडावन को ही बोला जाता है माल मोरडी। माल मोरडी गोडावन को कहते हैं ग्रेट इंडियन बर्ड्स। और तीसरा है राज्य वृक्ष, और राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? खिजड़ी। आज राजस्थान में राज्य पशु, राज्य पक्षी और राज्य वृक्ष तीनों चीज, मतलब चिंकारा, ऊंट, गोडावन और खेजड़ी तीनों अगर एक ही चीज एक ही साथ देखने तो किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये गोडावन पहले दो ही चीज मिलती थी, चिंकारा और खेजड़ी, पर राजस्थान में ये विलुप्त प्रजाति का पक्षी है गोडावन। ये प्रजाति दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। इस विलुप्त प्रजाति के जो पक्षी है गोडावन, इसको संरक्षण दिया गया और संरक्षण देकर कि राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में अगर गोडावन मिलता है तो उसको कहाँ जाकर छोड़ा जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसलिए ये तीसरी राज्य पक्षी गोडावन इस तरीके से इसमें संरक्षण दिया गया है। तो राजस्थान में गोडावन को संरक्षण, गोडावन को संरक्षण इसी अभ्यारण्य में दिया गया। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडावन पक्षी का वैज्ञानिक नाम, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में बोलते हैं। इसी को स्थानीय भाषा में माल मोरडी भी बोलते हैं। पर इसको अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो गोडावन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? गोडावन का। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है, इस राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर एक गांव है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो गांव है उस गांव का नाम है आंकल गांव। कौन सा गांव है? आंकल गांव। इस आंकल गांव में हजारों वर्ष पुराने जीवाश्मों की क्या हुई थी? खोज। आज ये आंकल गांव इस राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित इस आंकल गांव के अंदर हजारों वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज हुई। इसलिए यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा एक वुड फॉसिल पार्क स्थापित किया गया। आज
वो वुड फॉसिल पार्क का नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। ये आकलवुड फॉसिल पार्क जो है, ये आकलवुड फॉसिल पार्क इसी अभ्यारण्य में स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क, जिसमें हजारों वर्ष पुराने जो जीवाश्म मिले थे, उन जीवाश्मों की खोज के कारण ये चर्चित हुआ था आकलगाम, और इसमें ये वुड फॉसिल पार्क राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया। आज आपसे पूछा जाए कि आकलवुड फॉसिल पार्क किस अभ्यारण्य के अंदर है, तो राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय मरुद्यान में बहुतायत में एक घास पाई जाती है, कौन सी? सेवन घास। स्थानीय भाषा में इसको लीलोन कहते हैं। सेवन घास को स्थानीय भाषा में, स्थानीय जो भाषा है उस स्थानीय भाषा में इसको लीलोन के नाम से जानते हैं, लीलोन कहते हैं क्षेत्र विशेष में। वैसे मूलतः ये सेवन घास है जो बहुतायत में इसी अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है। अगर अन्य घासों की बात भी करें कि अन्य कौन कौन सी घासें पाई जाती है, तो सेवन के बाद दावन, मुरात करड़, ये घासें भी इसी अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। और इस अभ्यारण्य के अंदर एक विशेला सर्प, राष्ट्रीय मरुद्यान में विशेला सर्प पीवना, कौन सा सर्प पाया जाता है? पीवना। एक विशेला, सबसे विशेला एक सर्प है, उस सर्प की स्थिति है पीवना। पीवना नामक सर्प किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो राष्ट्रीय मरुद्यान। साथ साथ नोटेट भी करते चले भाई। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला अभ्यारण्य। ये राष्ट्रीय मरुद्यान राष्ट्रीयता का दर्जा नहीं है, नाम में ही राष्ट्रीय लगा हुआ है। राष्ट्रीय पशु चिंकारा ऊंट, जिसको राज्य पक्षी गोडावन और राज्य वृक्ष खेजड़ी, तीनों अगर एक साथ देख रहे हैं तो किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? राष्ट्रीय मरुद्यान में। गोडावन को इसी अभ्यारण्य में क्या दिया गया है? संरक्षण। गोडावन जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं और क्षेत्रीय भाषा में स्थानीय लोग इसको माल मोरडी के नाम से भी स्थानीय भाषा में इसको जाना जाता है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है आकलगाम। उस आकलगाम में वुड फॉसिल पार्क स्थापित किया गया, जिसमें हजारों वर्ष पुराने जीवाश्मों की क्या हुई थी? खोज। इसके अलावा इसमें सेवन घास पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में लीलोन बोलते हैं। और ये सेवन के अलावा अन्य अगर घासों की बात करें तो दावन, मुरात, अंजीर, करड़, खेजड़ी, बम्बूल, खैर, ऐसी कटीली झाड़ीनुमा वनस्पतियां भी पाई जाती है इस मरुस्थलीय भूभाग के इस अभ्यारण्य में। और इसमें एक सबसे विशेला प्रजाति का एक सर्प पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? पीवना। नेक्स्ट बात करें सीता माता अभ्यारण्य, बताए कहाँ है? प्रतापगढ़। इस अभ्यारण्य में दो जल के स्रोत हैं, दो जल के क्या है? स्रोत। एक का नाम लव, दूसरे का नाम कुश। लव और कुश नामक दो जल स्रोत किस अभ्यारण्य के अंदर हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य। इस सीता माता अभ्यारण्य से एक नदी भी प्रवाहित होती है। सीता माता अभ्यारण्य से एक नदी भी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? जाखम नदी प्रवाहित होती भाई। जाखम नदी छोटी सादड़ी तहसील है प्रतापगढ़ की। इस प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील से जाखम नदी निकलती है और प्रतापगढ़ में बहती है। जाखम बांध इसी पर बनाए, तो ये जाखम नदी, इस जाखम नदी जो है ये सीता माता अभ्यारण्य से होकर निकलती है। ये मिटा दूं?
नेक्स्ट बात करें सीता माता अभ्यारण्य। देखो सीता माता अभ्यारण्य, बातचीत नहीं भाई। ये सीता माता जो अभ्यारण्य है स्थिति आती है प्रतापगढ़ जिले में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस सीता माता अभ्यारण्य से, इस अभ्यारण्य से जाखम नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जाखम नदी। जाखम नदी जिस अभ्यारण्य से निकलती है वो अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। इसके अलावा इस सीता माता अभ्यारण्य में लव व कुश, लवकुश नामक दो जल के स्रोत हैं। लवकुश नामक जल के स्रोत हैं किस अभ्यारण्य के अंदर है? सीता माता अभ्यारण्य। ये सीता माता जो अभ्यारण्य है इसमें हिमालय के पश्चात, हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा औषधियाँ जो दवाई के रूप में काम में लेते हैं वो हरी औषधियाँ हिमालय में मिलती है, या फिर हिमालय के बाद सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में मिलती हैं? सीता माता। तो सीता माता अभ्यारण्य के लिए कि सीता माता अभ्यारण्य में, इस अभ्यारण्य में हिमालय के पश्चात सर्वाधिक औषधियाँ, हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियाँ पाई जाती हैं। यह अभ्यारण्य है जो सीता माता अभ्यारण्य है, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उड़ने वाली गिलहरी। इसके अलावा चलो उड़ने वाली गिलहरी तो आपको सबको याद है, पर उड़ने वाली गिलहरी के अलावा यह अभ्यारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चौसिंगा के लिए। चौसिंगा जो है, इसको चौसिंगा और उड़न गिलहरी, देखो उड़ने वाली गिलहरी, उड़न गिलहरी वे चौसिंगा, चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। उड़न गिलहरी और चौसिंगा ये किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य। राजस्थान में वह अभ्यारण्य जिसका प्राचीन नाम द्रोणपुर था, राजस्थान में वह अभ्यारण्य जिसका प्राचीन नाम द्रोणपुर था, तालछापर अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? चूरू में। चूरू में स्थित जो तालछापर अभ्यारण्य है, नेक्स्ट अभ्यारण्य पर चर्चा हम उसी पर करेंगे, तालछापर अभ्यारण्य। तालछापर जो अभ्यारण्य है, ये तालछापर अभ्यारण्य की स्थिति आती है चूरू जिले में। चूरू जिले में तालछापर अभ्यारण्य है, और इस तालछापर अभ्यारण्य का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन समय में तालछापर अभ्यारण्य का द्रोणपुर के नाम से जानते थे। द्रोणपुर क्योंकि द्रोणाचार्य की ये तपोभूमि रही, और ये द्रोणाचार्य ने अपनी तपोभूमि बना रखी थी इस तालछापर अभ्यारण्य को चूरू में, इसलिए इस प्राचीन नाम इसका क्या है? द्रोणपुर। ये जो तालछापर अभ्यारण्य है, ये तालछापर अभ्यारण्य, एक तो काले हिरण पाए जाते, काले हिरण वे कुरजा पक्षी, काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य भाई? तालछापर। तालछापर अभ्यारण्य काले हिरण पाए जाते हैं और कुरजा पक्षी पाया जाता है। कुरजा पक्षी की ये शरण स्थली है तालछापर अभ्यारण्य। ये जो कुरजा पक्षी है और इसमें काले हिरण पाए जाते हैं, इस कुरजा पक्षी की जन्म स्थली कहाँ है?
कुर्जा पक्षी जन्म कहाँ लेता है? बाद में जैसे ही वो उड़ने लायक होता है, उसके पंख सक्षम होते हैं उड़ने के लिए, उसके बाद ये कुर्जा पक्षी उस स्थान से पलायन करके किस अभ्यारण्य में आ जाते हैं? तालछापर। तालछापर अभ्यारण्य में ये कुर्जा पक्षी की शरण स्थली है, जबकि कुर्जा पक्षी की अगर जन्म स्थली पूछे तो नहीं। कुर्जा पक्षी की जन्म स्थली देखो, ये काले हिरन और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। काले हिरन जो यहाँ घास खाते हैं, इस अभ्यारण्य में घास भी पाई जाती है। घास का नाम मोचिया। कौन सी घास पाई जाती है? मोचिया। इस अभ्यारण्य में, इसी अभ्यारण्य के अंदर जो तालछापर अभ्यारण्य है चूरू के अंदर, इस अभ्यारण्य में एक घास पाई जाती है। घास का नाम है मोचिया घास। मोचिया घास वे इस अभ्यारण्य में मोचिया घास वे डूंगोलाव तथा भैंसोलाव, डूंगोलाव, भैंसोलाव, डूंगोलाव, भैंसोलाव तालाब स्थित है। भाई इस अभ्यारण्य के अंदर एक तो डूंगोलाव, एक भैंसोलाव, दो तो जल के तालाब है, जल के स्रोत है, दो तालाब। एक का नाम है डूंगोलाव, एक का नाम है भैंसोलाव। और इसी अभ्यारण्य में घास पाई जाती है। घास का नाम क्या है? मोचिया। ये मोचिया घास पाई जाती है। डूंगोलाव, भैंसोलाव नामक दो जल के स्रोत, दो तालाब इसी अभ्यारण्य के अंदर हैं। और इसी अभ्यारण्य में देखो, प्राचीन नाम द्रोणपुर, काले हिरन और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। इसी अभ्यारण्य में घास पाई जाती है। वो कौन सी है? मोचिया घास। और दो जल के स्रोत हैं, एक का नाम है डूंगोलाव, दूसरा है भैंसोलाव। डूंगोलाव, भैंसोलाव दो जल के तालाब बने हुए हैं। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में जो कुर्जा पक्षी पाया जाता है, अगर उसके लिए कई बार क्वेश्चन आया है, कुर्जा पक्षी का, पक्षी की जन्म स्थली, कुर्जा पक्षी की जन्म स्थली। ये कुर्जा पक्षी की जो जन्म स्थली है, वो जन्म स्थली है कहाँ पर? खीचन गांव। ये खीचन एक गांव है। खीचन गांव जोधपुर जिले का है। जोधपुर जिले के खीचन गांव में इसका जन्म होता है। और जोधपुर जिले से जब ये उड़ने के लिए सक्षम हो जाता है, तब ये कुर्जा पक्षी की शरण स्थली, कुर्जा पक्षी की शरण स्थली, ये कुर्जा पक्षी है, उसकी शरण स्थली कहाँ है अगर ये पूछा जाए तो कुर्जा पक्षी की शरण स्थली जो है वो है ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य ये कुर्जा पक्षी की शरण स्थली कहलाता है। ये कुर्जा पक्षी की शरण स्थली तालछापर, कुर्जा पक्षी की जन्म स्थली खीचनगाम जोधपुर। इस अभ्यारण्य में मोचिया घास, डूंगोलाव, भैंसोलाव तालाब स्थित है। काले हिरन कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुर्जा पक्षी और काले हिरन इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। प्राचीन नाम द्रोणपुर है। ये सारी बातें नोटेड करेंगे। ऊपर वाला मिटा दूं? नेक्स्ट बात करें तालछापर अभ्यारण्य के बाद एक तो बात लेते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और एक लेते हैं फुलवारी, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य।
एक अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य, ये वाला नोट डाउन हो गया नीचे का, मिटा दे। देखो, माउंट आबू अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य। बोर्ड पे ध्यान दें भाई, गजनेर अभ्यारण्य। इन अभ्यारण्यों पर और चर्चा करते हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? क्या एक राजसमंद में ही है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की स्थिति बताएं। कई बार क्वेश्चन यही आया सीधा ही कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य स्थित है और 3-3 जिलों का जोड़ा देता है वो इसमें। ये कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, ये उदयपुर, राजसमंद और पाली, उदयपुर, राजसमंद और पाली, इसलिए 3-3 जिलों के जोड़े ऑप्शन बन जाते हैं। कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, उदयपुर, राजसमंद और पाली, तीनों जिलों में। ये कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। इस कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से सोम व मानसी, सोम, मानसी व बांकल नदियां प्रवाहित होती। सोम नदी, मानसी नदी और बांकल नदी, तीनों नदियां किस अभ्यारण्य से होकर निकलती हैं? तो तीनों नदियां जो हैं वो किस अभ्यारण्य से निकलती हैं? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, राजसमंद और पाली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। वो कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी इसी अभ्यारण्य के निकट दुर्ग की स्थिति आती है, जिस दुर्ग को आज मेवाड़ की आंख बोलते हैं। आज पूरे मेवाड़ का शासन चित्तौड़गढ़ दुर्ग से चलता था उस समय, पर उस मेवाड़ की सुरक्षा का केंद्र था वो कौन सा दुर्ग था? कुंभलगढ़। आज कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है उसमें सोम नदी निकलती है, एक तो सोम नदी निकलती है, एक मानसी निकलती है और एक बांकल निकलती है। तीनों नदियां किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं? तो तीनों नदियां इस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती हैं। भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। नेक्स्ट बात करें फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। सर्वाधिक अकेले उदयपुर में 5 अभ्यारण्यों की स्थिति आती है। तो अभ्यारण्य जो उदयपुर में है 5 अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में। ये जो अभ्यारण्य है 5, इनमें से एक अभ्यारण्य फुलवारी की नाल है। ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के अंदर देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी, देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क किस अभ्यारण्य में स्थापित किया गया था? तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में और देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया था इसी अभ्यारण्य में। तो
तो एकमात्र जो देश का ह्यूमन रिसर्च सेंटर है वो सिर्फ किस अभ्यारण्य के अंदर चलता है? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। माउंट आबू अभ्यारण्य ये कहाँ है? सिरोही में। ये माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य की संज्ञा देते हैं किस अभ्यारण्य को? माउंट आबू अभ्यारण्य। राजस्थान में सभी लगभग ऊंची जो चीजें हैं, ये ऊंची चीजें लगभग राजस्थान में सिरोही जिले के अंदर है। राजस्थान की सबसे ऊंची तहसील, ऊंचा जिला, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, दूसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील, लगभग ये सारी चीजें कहाँ हैं? सिरोही में। ये सिरोही में माउंट आबू अभ्यारण्य भी राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य माना जाता है। ये जो माउंट आबू अभ्यारण्य है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य जो है ये एक तो जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे के लिए, जंगली मुर्गा और इसके अलावा छिपकली, जंगली मुर्गा और छिपकली के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। जंगली मुर्गा और छिपकली के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए और छिपकली के लिए प्रसिद्ध है। इस माउंट आबू अभ्यारण्य में देश का पहला, आज तक भारत ही नहीं विश्व में ही पूरा एक पादप है जो इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। माउंट आबू अभ्यारण्य में एकमात्र पादप है, एकमात्र पादप जिसका नाम है डिक्लप्टेरा, डिक्लप्टेरा आबुएसिस, डिक्लप्टेरा आबुएसिस नामक पादप। ये डिक्लप्टेरा आबुएसिस नामक जो पादप है वो एकमात्र किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य में डिक्लप्टेरा आबुएसिस नामक पादप, जिसे स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में इस पादप को बोलते हैं पटेला, पटेला। जैसे चिंकारा को बोलते हैं ना गजेला, गजेला, चिंकारा को स्थानीय भाषा में राज्य पशु चिंकारा को क्या बोलते हैं? गजेला, गजेला। वैसे ही ये पादप है जिसको पटेला, पटेला का नामांकन देते हैं, इसको संबोधन करते हैं। एकमात्र ये पादप जो किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? माउंट आबू। इसके अलावा किसी अभ्यारण्य में वर्ल्ड में, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एकमात्र इस पादप की स्थिति, इस डिक्लप्टेरा आबुएसिस नामक जो पादप है ये एकमात्र किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? माउंट आबू अभ्यारण्य। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जिसकी स्थिति कहाँ आती है? बूंदी में, हाडोती क्षेत्र के अंदर इस अभ्यारण्य की स्थिति है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जिसमें मेज नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी निकलती है इसमें? मेज नदी। मेज नदी प्रवाहित होती है, किस अभ्यारण्य से होती है भाई? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मेज नदी। इसके अलावा ये अभ्यारण्य सर्प हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य, सर्प हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य, सर्पों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य राजस्थान में, तो सर्प के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है इसमें पहले बाघ परियोजना नहीं चलती थी, फिलहाल बाघ परियोजना का संचालन मान लिया गया। ठीक है भाई, इस बाघ परियोजना जो चलती है इसके अंदर, इसलिए इसको पहले बाघ नहीं चलती थी परियोजना, उससे पहले भी इसमें बाघ विचरण करते थे। मतलब बाघ परियोजना न होने के बावजूद भी इसमें बाघ मिलते थे, इसलिए इसको रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहते हैं। इस रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता था। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहते हैं। क्लियर? रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर
इसी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी मेज नदी प्रवाहित होती है। सर्प हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर कहते हैं। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में अब इसको बाघ परियोजना में भी तब्दील करने की पूरी पहल चली है। इस बाघ परियोजना से जोड़ा गया है। और सांप के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। नेक्स्ट एक और बात करते हैं, वो है गजनेर अभ्यारण्य। ये जो गजनेर अभ्यारण्य है, इसकी स्थिति आती है कहाँ पर? बीकानेर। बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य है। बीकानेर में गजनेर झील भी थी। गजनेर झील बीकानेर स्वच्छ दर्पण की संज्ञा कहलाती है। अगर इंसान उसमें अपना प्रतिबिंब देखे तो दर्पण की तरह प्रतिबिंब, इतना स्वच्छ साफ पानी रहता है गजनेर झील का। वैसे ही गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में, और ये गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर का किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर इसकी प्रसिद्धि देखें तो गजनेर अभ्यारण्य जो बीकानेर है, ये प्रसिद्ध है बटबड़ पक्षी। कौन से पक्षी के लिए? बटबड़ पक्षी, जिसको स्थानीय भाषा में, इसको स्थानीय जो भाषा है उस स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं रेत का तीतर। रेत का तीतर के नाम से जानते हैं स्थानीय भाषा में, रेत का तीतर। अगर थोड़ी सी आवाज़ करे तो ये बटबड़ पक्षी जो रेत का तीतर कहलाता है, वो रेत के अंदर प्रवेश कर जाता है। रेत में प्रवेश कर जाता है, ऐसा है कि थोड़ी सी आवाज़ करो रेत के अंदर चला जाता है, और काफ़ी दूरी तक रेत के अंदर ही चलने की क्षमता है इसमें। ये रेत का तीतर बटबड़ पक्षी, इसको वैज्ञानिक भाषा में, इसका साइंस नाम क्या है? बटबड़ पक्षी को वैज्ञानिक भाषा में, देखो वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलते एम्पीरियन सेंट गाउज। एम्पीरियन सेंट गाउज नामक पक्षी, एम्पीरियन सेंट गाउज नामक पक्षी के रूप में एम्पीरियन सेंट गाउज पक्षी वैज्ञानिक भाषा में किस को बोलते हैं? बटबड़ पक्षी। और स्थानीय भाषा में इस बटबड़ पक्षी को रेत का क्या बोल देते हैं? तीतर। तो आपको ये सारी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी। इन बातों को आप नोटेट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं। हैव ए नाइस डे। सिद्धम क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।